सुप्रभात छात्रों। हम महाकाव्य के भारतीय तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो महाकाव्य के जो तत्व है भारतीय, वे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और रस, छंद, वर्णन, नाम, उद्देश्य, यह भारतीय तत्व है। इसमें हमने परसों यानी कथा वस्तु को कंप्लीट कर दिया है और नायक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यानी नायक या पात्र चरित्र चित्रण जो है भारतीयों की दृष्टि से, यानी इसमें नायक तो महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ नायिका भी महत्वपूर्ण है और वह नायिका जो है पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर दी है। और भारतीय आचार्यों ने खलनायक को भी यानी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि खलनायक के सिवा जो कथा वस्तु है वह आगे यानी चल नहीं सकती। उसमें अवरोध जब निर्माण होगा या उसमें रुकावट आ जाएगी, तब ही कथा वस्तु विकास की ओर तीव्र गति से चलेगी। इसी कारण इन भारतीय विद्वानों ने महाकाव्य में खलनायक का भी स्थान महत्वपूर्ण माना है। नायक के कार्य का विरोध करने वाला पात्र खलनायक होता है। प्रतिनायक या खलनायक कथा वस्तु में संघर्ष को बढ़ावा देता है, जिससे नायक के चरित्र का विकास होता है। महाकाव्य में उपर्युक्त तीन पात्रों के अतिरिक्त अन्य पात्र भी होते हैं। उन पात्रों के सहायक पात्र के रूप में अन्य पात्र भी उसमें आते हैं। इन पात्रों के माध्यम से विविध क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि महाकाव्य के नायक का स्थान सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। महाकाव्य का नायक जो है वह इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। वह धीर ललित धीर गंभीर होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए, समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ऐसे उनके गुण हैं। उन गुणों के साथ साथ बाकी जो गुण है वे भी उसमें आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण गुण ये है कि धीर ललित धीर प्रशांत ये माने जाते हैं। तो नायक जो है उसका स्थान महाकाव्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा जो तत्व है वह है रस। जब महाकाव्य के विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे थे, चाहे दंडी हो, नायक हो या भरत मुनि हो, विश्वनाथ हो, तो उन्होंने यानी 9 रसों में से एक रस का होना महत्वपूर्ण माना है और बाकी जो रस है 8 रस उसके साथ साथ आ ही जाते हैं। लेकिन 9 रसों में से एक रस मुख्य रस माना जाता है। तो ऐसे यानी रस के बारे में यानी विरस की विषय महाकाव्य के जो विशेषता है वो बताते समय अलग अलग विद्वानों ने रस को अनन्य साधारण महत्व दिया है। रस महाकाव्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। महाकाव्य विशाल होता है, इसमें जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है। महाकाव्य विस्तृत होता है। महाकाव्य में व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक का चित्रण होता है। इसी कारण इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन के सभी प्रसंगों का जो अवस्थाएं है जीवन की, उन सभी का चित्रण उसमें होता है। इसी कारण क्या है, यानी उसमें व्यापक चित्रण होता है। अतः महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन आवश्यक है। भारतीय आचार्यों ने रस को अनिवार्य माना है। महाकाव्य में प्रधानता श्रृंगार, वीर और शांत रस का होना अनिवार्य माना जाता है, यानी शांत रस का वर्णन होना आवश्यक होता है। इन तीनों में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। ये जो 3 हैं उसमें से कोई न कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। अन्य रस गौण रस के रूप में आने चाहिए। अन्य रस जो है, बाकी 8 रस जो है वे गौण रूप में आ सकते हैं, लेकिन एक रस का पूर्ण परिपाक उसमें माना जाता है। रस के कारण महाकाव्य हृदय स्पर्शी और हर्षदायक बनता है। यानी रस जहाँ है वही वातावरण जो है वो आनंददायी बनता है और वह महाकाव्य जो है हृदय स्पर्शी बन जाता है। तो रस में इतना ही महत्वपूर्ण है कि एक रस का पूर्ण परिपाक और बाकी जो रस है उस रस के सहायक के रूप में आते हैं। यह यानी रस के बारे में कहा जाता है। अगला जो है छंद।
तो छंद के बारे में जो विशेषता बताई उसी समय कहा कम से कम 8 सर्ग और ज्यादा से ज्यादा 33 से 30 सर्ग होते हैं। यानी हर एक सर्ग में अलग अलग छंद होता है। तो छंदों के लिए या छंदों के बारे में ये विद्वान क्या मानते हैं देखते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध तथा छंदबद्ध रचना है। यानी महाकाव्य सर्गबद्ध तथा छंदबद्ध रचना है। महाकाव्य के कथा का विकास करने के लिए छंद का होना अनिवार्य है। यानी कथा का विकास करना है तो उसमें यानी महाकाव्य का होना अनिवार्य माना है। छंद के कारण रस प्रवाह आता है। यानी छंदों के कारण उसमें रस में प्रवाहता आती है। ये रस यानी काफी यानी प्रवाहित हो जाता है। इसके लिए एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन अपेक्षित है। हर एक सर्ग में यानी पहले सर्ग में जो छंद है वह दूसरे सर्ग में नहीं होना चाहिए। हर एक छंद परिवर्तन के समय यानी अलग यानी सर्ग होना चाहिए। अंतिम छंद में आने वाले सर्ग की कथा वस्तु सूचना होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में स्वतंत्र छंद का प्रयोग हो। प्रत्येक जो हर सर्ग है तो उसमें स्वतंत्र सर्ग का आना यानी अनिवार्य माना गया है। कभी कभी चमत्कार वैविध्य एवं अद्भुत रस की निष्पत्ति के लिए एक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी उसी समय एकाध सर्ग में यानी कई चमत्कार पूर्ण बातें करनी है या अद्भुत रस की निर्मित करनी है तो उसी समय उस सर्ग में यानी अनेक रसों का भी छंदों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सभी नहीं, यानी कई एकाध सर्ग या कोई 8 सर्ग है तो उसमें एक सर्ग में या 30 सर्ग है तो उसमें 30 सर्ग में यानी 2-4 सर्गों में यानी बार बार चमत्कार तो नहीं दिखाए जाते हैं। तो चमत्कार पूर्ण कोई बात है या उसमें अद्भुत रस की निर्मित करनी है तो एक ही सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। छंद के कारण महाकाव्य में एक प्रकार की प्रभाव उत्पादकता आती है, गति बनी रहती है, नाद माधुर्य आता है। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में अलग अलग छंद होता है लेकिन वे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। हर सर्ग का अलग अलग छंद है लेकिन उसमें यानी एक वाक्यता या उसमें सुसूत्रता होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात होती है। वे एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। पहला छंद दूसरे के लिए पूरक, दूसरा तीसरे के लिए पूरक। जैसी सीढ़ियां होती है, एक सीढ़ी पहली सीढ़ी के सिवाय अंतिम सीढ़ी नहीं बनती। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी जैसी है तो उसी तरह ये छंद जो है एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। पहले सर्ग का छंद, दूसरे सर्ग का छंद, ये इसमें यानी साधर में होता है। वे परस्पर भिन्न नहीं होते, वो परस्पर पूरक होते हैं। लगभग सभी भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में छंद को अनिवार्य माना है। यानी सभी आचार्य, चाहे भामह हो, दंडी हो, विश्वनाथ हो, तो उन्होंने सर्ग में छंद को अलग होना यानी सभी ने मान लिया है। वर्णन जो है उसमें प्रकृति का वर्णन चाहिए, युद्धों का वर्णन चाहिए, हर प्रकार का अलग अलग वर्णन होना अनिवार्य माना जाता है। महाकाव्य के अन्य तत्वों के समान वर्णन तत्व का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य में अन्य तत्व जो है उसी तरह वर्णन तत्व जो है वर्णन का भी होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। महाकाव्य युग विशेष का दर्पण होता है। जैसे हम मानते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरह महाकाव्य भी है। जिस युग का चित्रण कर रहे हैं तो उस युग का दर्पण माना जाता है, उस युग का वर्णन उसमें होता है। महाकाव्य में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। तो जो नायक है उसके जीवन का पूरा चित्रण होता है। इसी कारण उसी समय की सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, इन सभी का भी वर्णन उसमें होना अनिवार्य है। महाकाव्य में विविधता दिखलाने के लिए
यह तत्व अनिवार्य है। यानी वर्णन तत्व जो है इसमें अलगता दिखानी पर चाहिए, इसीलिए यह तत्व जो है वर्णन तत्व यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसलिए वर्णनात्मक शैली को अपनाना चाहिए। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसी कारण वर्णनात्मक शैली होती है। तो उसको यानी शैली अलग अलग प्रकार की होती है, विवरणात्मक होती है, वर्णनात्मक होती है, तथ्यात्मक होती है, सत्यात्मक, ऐतिहासिक। तो उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है या करना अनिवार्य माना है। महाकाव्य में विविध प्रसंगों का चित्रण होता है, जैसे संध्या, उद्यान, सरोवर, नदी, नगर, पहाड़, जंगल, युद्ध प्रसंग, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन आदि। इस प्रकार के वर्णन से महाकाव्य में जीवंतता आती है। यानी एक साल में अनेक पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, ऋतु आते हैं, तो हर ऋतु का यानी वर्णन उसमें होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ प्रकृति, इसमें पहाड़ आते हैं, जंगल आते हैं, नदियां आती है, झरने आते हैं, पशु पंछी, इन सभी का वर्णन उसमें सहायक के रूप में होता है। तो इसी कारण ये प्रकृति का वर्णन होने के कारण महाकाव्य में जीवंतता आ जाती है, ऐसा माना गया है। महाकाव्य में सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा का भी वर्णन होना चाहिए। यानी जैसे समाज में अच्छे लोग होते हैं, उसी तरह दुर्जन भी होते हैं। तो दुर्जनों की निंदा और सज्जनों की वंदना यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यानी प्रशंसा भी, सज्जनों की प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि वे भी दोनों भी क्या है, यानी ये समाज में कार्य करने वाले होते, समाज के ही वे एक हिस्सा है। तो इसी कारण सज्जन और दुर्जन दोनों भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अगला जो तत्व है वह है नाम, यानी उसका शीर्षक, यानी जो महाकाव्य है उसका शीर्षक कैसा है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि शीर्षक के आधार पर ही शीर्षक क्या है ये देखकर यानी लोग उसे पढ़ने के लिए किताब हाथ में लेते हैं। तो शीर्षक जो है, शीर्षक भी महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। शीर्षक, महाकाव्य का शीर्षक या नामकरण महाकाव्य के नायक, नायिका, विषय वस्तु के आधार पर होना आवश्यक है। महाकाव्य का शीर्षक लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। यानी महाकाव्य का जो शीर्षक है वो लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। महाकाव्य का शीर्षक विसंगत न हो, यानी शीर्षक जो है उसका नाम जो उसे दिया जाता है वो नायक हो, नायिका हो या विषय वस्तु जो है उसी के आधार पर किया जाता है। और नाम जो है वह यानी क्या, यानी विसंगत न हो। महाकाव्य का शीर्षक लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। यानी उनका जो उद्देश्य होता है, यानी महाकाव्य क्यों लिख रहे हैं, समाज के सामने क्यों लाना चाहते हैं, जो लेखक का उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए। महाकाव्य का शीर्षक विसंगत न हो। शीर्षक कथावस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। जो शीर्षक है, जो कथा वस्तु है, उसी के अनुसार होनी चाहिए। औचित्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण होना चाहिए। महाकाव्य का शीर्षक या नाम प्रभावशाली और उदात्त होना चाहिए। वो नाम जो है वो प्रभावशाली और उदात्त होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। उद्देश्य जो है उसका उद्देश्य के आधार पर ही महाकाव्य का नामकरण होता है या उसका शीर्षक रखा जाता है। तो ऐसे उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करें। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। इतनी बड़ी रचना तैयार कर रहे हैं तो वो कोई यानी निरुद्देश्य नहीं होती है, उद्देश्य से ही वो सफल बनती जा रही है। तो यानी कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। हर रचना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। हर एक रचना के प्रति
कोई न कोई उद्देश्य जरूर रहता है उसमें। जैसे हम मानते हैं कि महाकाव्य तो स्वदेशी होता है, बिना उद्देश्य हम कहानी भी नहीं लिख सकते हैं, तो कोई न कोई उद्देश्य उसमें होता ही है। तो छात्रों, आज हम यही रखते हैं। अगले लेक्चर में उद्देश्य के बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।